सभी का राज कोचिंग में वेलकम बैक। सभी का स्वागत, सभी फ्रेंड्स, कंपेनियन एंड क्लासमेट सभी का स्वागत है, जोरदार स्वागत है हमारे राज कोचिंग में। और आज एक हम नए टॉपिक पर वीडियो लाए हैं जो कि हिंदी मीडियम से रिलेट करता है। और टॉपिक क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे संबंधित MCQ क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि बोर्ड में ऑलमोस्ट हर बार पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो बच्चों से गलत होते क्वेश्चन, वो क्वेश्चन होते हैं MCQ, मतलब जिसे बहुविकल्पीय के नाम से हम जानते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करें। देखिए, हमने जो जैसा पढ़ाया था लास्ट ईयर, लगभग पेपर में वो सारे क्वेश्चंस आए थे 2024-25 के सेट में। हमारी पुरानी वीडियो आप देख लें और बाद में इन्हें मैच कर लें। आप ट्रस्ट मत करें, देख कर करें जो भी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। एक दो क्वेश्चन देखने पे कुछ भी समझ नहीं आएगा, एक दो वीडियो देखने पे लास्ट तक वीडियो को देखना है और बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन क्या है, धन आवेशित वस्तु में होती है न्यूट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, या ये इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, प्रोटॉनों की कमी। तो आप अपना आंसर भी टाइप करें और इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, धन आवेशित, मान के चलो ये सोडियम है। क्या है ये? सोडियम है। अब ये जो सोडियम है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 11। भाई, परमाणु क्रमांक की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आपको पता है। जितना परमाणु क्रमांक होता है जिसे Z से दिखाते हैं, इतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और इतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब टॉपिक में जो दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा धनावेशित वस्तु में होती है। एटम की बात करें तो भी बात वही चलेगी। अब इसमें क्या है कि ये अगर धन आवेशित बनेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई, सोडियम का अगर हम KLMN देखें तो 281, 281, और ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है बच्चों? तो ये कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस बस। तो इसका मतलब है 28। अब मूल परमाणु में और नए धनावेशित परमाणु में तो तुम क्या देख रहे हो क्या 1 इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, क्योंकि 281 कितना हुआ 11 और 28 कितना हुआ 10, तो दोनों में अंतर आया। और तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब देखना है बार, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसमें क्या हो चुका है, कमी आ चुकी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो कमी आई है वो कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए? 1। तो आप सबके समझ में आया बच्चों कि जो सोडियम है, जो मूल परमाणु है, मूल वस्तु है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11। और अब कितनी होती है? हो गई है 10। तो इसका मतलब है जब धनावेशित कोई भी बनेगा परमाणु या वस्तु तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए, ऊपर नीचे लिख गए, ये B है और ये C है, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर जो प्रोटॉन है वो वाले भी, उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा? उनमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना न्यूट्रॉनों में पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये रहते हैं नाभिक में। कहाँ पर रहते हैं? नाभिक में। तो नाभिक में से तो हम कुछ निकालते ही नहीं हैं। कहाँ से निकालते हैं? बाहर वाली कक्षाओं में से, इनमें से। तो इलेक्ट्रॉन ही कम ज़्यादा हो सकते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं हो सकते, क्योंकि ये नाभिक से नाभिकीय बलों द्वारा बंधे रहते हैं। तो सभी के अच्छा समझ आया कि नहीं? एक बार ज़रूर बताएं कि एक बात याद रखना, जब भी कोई धनावेशित परमाणु बनेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसके साथ ही एक इसका अल्टरनेटर है, आवेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी, प्रोटॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, प्रोटॉनों की अधिकता। देखिए, प्रोटॉन और
ये तो गलत ही है, तो ये तो गलत ही है। तो अब देखिए ऋण आवेशित के लिए लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना परमाणु क्रमांक 17, कितना 17। अगर ये ऋण आवेशित बनता है तो इस पे माइनस का एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो 18 हो जाएंगे। तो सीधा अपोजिट याद रख सकते हो कि जब कोई भी वस्तु या परमाणु ऋण आवेशित होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, प्रोटॉनों से कोई मैटर नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का राइट आंसर ये ऊपर नीचे लिख दिए हैं भाई, यहाँ बी होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखो। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता। कब अधिकता होगी, जब ऋण आवेशित होगा। तो आपके दोनों पॉइंट समझ में आ जाने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी को ध्यान देना है। बराबर द्रव्यमान के दो गोले ए और बी के क्रम से प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। देखिए थोड़ा बहुत टाइपिंग में दिक्कत हो सकती है, मैं क्वेश्चन को अपनी तरफ से भी समझा रहा हूँ। एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है, ठीक है। अब ये ए है और ये बी है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया और इसको माइनस क्यू आवेश दिया गया। ध्यान से सुनो, इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर माइनस क्यू आवेश। यदि आवेशन के पश्चात इन के द्रव्यमान क्रम से एम ए, इसका द्रव्यमान क्या मान रखा, एम ए, और इसका क्या मान लिया, एम बी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन आने पेपर में। तो एम ए एम बी हो तो एम ए और एम बी में क्या संबंध होगा, सीधा निकालना है। अभी हमने बताया जब कोई धन आवेशित बनता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी कब होती है, जब कोई भी वस्तु परमाणु धन आवेशित बनता है। तो इसमें ये धन आवेशित बना है तो मतलब इलेक्ट्रॉन गए होंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो द्रव्यमान घटेगा। इस द्रव्यमान को नेग्लिजिबल नहीं कह सकते क्योंकि कुछ ना कुछ तो घटेगा। तो इसका मतलब है एम ए का द्रव्यमान एम बी से कम हुआ, तो ये द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम। तो रिलेशन आएगा एम ए लेस देन एम बी, मतलब एम बी ज़्यादा होगा और एम ए कम होगा। तो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, बी वाला राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में थोड़ी मिसमैच हो रहा है, बाद में ध्यान रखें। तो राइट आंसर विल बी बी। तो सबके समझ आया नहीं आया, दोबारा से समझो। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो द्रव्यमान भी कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान में कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही ना इलेक्ट्रॉन में। वो जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर के जाएगा, तो मूल द्रव्यमान परमाणु का और धनावेशित का उनमें अंतर आएगा। धनावेशित का कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो समझ आया। तो ये क्यों आंसर राइट है, ये इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर बताएं। अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखें, हम दोबारा वीडियो अपलोड करेंगे। आपके एवरी कमेंट का हम ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, देखिए टाइपिंग में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है तो ध्यान से देखना है आपको, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं। 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। देखिए देखिए देखिए, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, घुमाने के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है भाई। एक आवेश ये रहा, दूसरा आवेश ये रहा। देखिए हम क्लियरिटी के साथ आपको समझा रहे हैं। इस पर है +1 माइक्रोकूलाम। तो मैं बहुत सारे चैनल मिलेंगे यूट्यूब पर जो कि भ्रामक जो टाइटल है वो लिख देते हैं और समझाने के मामले में बहुत बेकार। तो हम टाइटल भी भ्रामक नहीं होगा, जो हम पढ़ा रहे हैं वही टाइटल की फॉर्म में आता है। तो ये दो आवेश हैं, ये वायु में कुछ, ये बाय मिस्टेक वायु लिख रही है, ये थोड़ा बहुत देख लें आप।
अब ये कुछ दूरी पर है बच्चों, इसमें हमें क्या ध्यान देना है भाई, सही है कुछ दूरी पर होंगे, इसमें दूरी एक पहली बात तो इसमें कुछ भी दूरी दी हुई ना है, तो बल निकल कैसे सकता है, पहला पॉइंट तो ये भाई, बल का मान कुछ भी नहीं होगा क्योंकि दूरी नहीं पता तो नहीं पता। अब जो बल होगा एक बात तो है उसका कैसा होगा, प्रतिकर्षण, ये बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण। क्यों होगा प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों ही धन आवेशित हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो धन आवेशित है, तो ऑप्शन क्या राइट होना चाहिए फिर, 1:16, गलत। क्यों होना चाहिए बच्चों, जो भी बल होगा, एक बार सुन लीजिए, मान के चलो मैंने ए बी के बीच बल निकाला तो मैं क्या लिखूंगा, F = AB = K Q1 गुणा Q2 अपॉन R²। ध्यान से सुनो, अभी चलो मैं नहीं रख रहा। इसी प्रकार मैंने BA के बीच बल निकाला तो फिर भी मैं क्या लिखूंगा, Q1 गुणा Q2 अपॉन R²। भाई R दोनों की दूरी बराबर होगी, आवेश दोनों के बराबर है, तो अगर मैंने इनका भाग करा तो उत्तर तो 1:1 ही आएगा ना, 1:1 ही आएगा उत्तर। क्यों आएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों आवेश बराबर है, दोनों के बीच की दूरियां बराबर है। तो कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, 1:1। अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, अगर वैल्यू होती तो कुछ ना कुछ मान होता, बिल्कुल सही है, परंतु वो जो बल लगता है, जो कि मान के चलो मैंने इसको मान लिया F1 बल, F1 बल जो होता वो F2 के इक्वल ही होता, क्योंकि दोनों आवेशों की मात्रा तो सेम रहती, बीच की दूरियां भी सेम रहती, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में कभी नहीं घबराना है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये आगे पीछे लिख रहे हैं बच्चों, मैं कह रहा हूँ बार बार, हमारे टाइपिस्ट की मिस्टेक है। तो राइट आंसर इसका वास्तव में कौन सा होना चाहिए, बी राइट आंसर है, 1:1। ऐसे क्वेश्चनों पर आपको विशेष ध्यान देना है, इसमें भाई मिस्टेक कर जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण आया तुम्हारे लिए, क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि बार बार इस क्वेश्चन को 90% बच्चे गलत कर देते हैं। ये ऐसे वो क्वेश्चन है जिन्हें बच्चे पेपर में अक्सर गलत करके आते ही आते हैं। अगर अच्छा फिजिक्स पढ़ना है तो ज़रूर राज कोचिंग से जुड़िए। राज कोचिंग पर सबसे बेस्ट मेथड से पढ़ाया जाता है और पूरी एजुकेशन डिजिटल माध्यम से है, जो एरिया में है ही नहीं, ऑलमोस्ट अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं आया। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है। भाई किसी विद्युत रोधी पदार्थ, हमारा अगर फॉर्मूला K = ε/ε0। ध्यान से सुने सभी बच्चे, भाई ये हमारा मूल फॉर्मूला है, क्या है मूल फॉर्मूला, जहाँ ε0 की वैल्यू कितनी है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12 और मात्रा का आपको पता होना चाहिए MKS में जो भी हो। अब सुन लीजिए भाई, अगर इसके हिसाब से देखें तो आंसर हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। याद रखना, विद्युत रोधी जो पदार्थ हैं इनका जो परावैद्युतांक का मान होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है, ज़्यादा। अब 1 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, और ना ही ये हो सकता है क्योंकि ये 0 से भी कम है -3, और ना ही ये हो सकता है, तो ये ही पॉसिबल है। याद रखना, जो वैद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनका परावैद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 6। दीख भी ना रहा लो, कितना होगा राइट आंसर, 6, जो कि आगे पीछे टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ये सी है, याद रखना, ये टाइपिंग के लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। तो आगे समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और स्क्रीन पर ये रन कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज है जो तुम्हारे लिए ला रहे हैं
दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दे तो तब यह बल होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बोर्ड के पर्पज से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होगा। देखिए, पहला जो बल है F1 के Q1 गुणा Q2, इसे चलो एप्सिलॉन की फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणा Q2 अपॉन R², ये है। क्योंकि अगर हम यह K लगा लें तो कोई दिक्कत ना है, क्योंकि पहला जो मैटर है वो वायु में मान के चलोगे, क्योंकि पहले में परावैद्युतांक का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ये जो बल है ये F बोल दिया गया है बच्चों, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू 1 हो गई, Q1 गुणा Q2 अपॉन R²। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये होगी फर्स्ट समीकरण। ये कह रहा आवेशों को बाद में K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया गया, तो क्या हो जाएगा F2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 गुणा Q2 अपॉन R²। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना पड़ेगा, इसका भाग। तो जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ज़रा देखें ध्यान से। मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, इसका सॉल्यूशन यहीं से मिलना चाहिए। तो 4 पाई से ये कैंसिल्ड हो जाएगा, Q ये पूरा कैंसिल होगा। तो यहाँ F2 = तो हमारा क्या आएगा K, और K कहाँ जाना चाहिए, नियम अनुसार इसको ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा K। अगर मैं F2 × K = F, और F2 जो बल होगा वो F अपॉन क्या हो जाएगा K, ना है समझ, F अपॉन K। तो F अपॉन K में ऑप्शन राइट कौन सा है हमारा, D ऑप्शन। तो समझ में आ रहे होंगे किस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और कैसे हमें ये सोल्व करना चाहिए। तो सबके क्लियर है ना? कमेंट में ज़रूर बताएं बच्चों, और हम इस प्रकार के, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे भी बढ़ें। इसमें गलत है ये। देखो नेक्स्ट है, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी। दो बिंदु आवेश परावैद्युतांक K1 वाले माध्यम में रखें। देखिए इसी तरह का है क्वेश्चन। तो F1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1, क्योंकि पहले किस में रखें, K1 में, तो Q1 × Q2 अपॉन R², इसे मान लो फर्स्ट। इसके बाद उनके मध्य लगने वाला बल F है। चलो F हमने कर लिया कंसीडर है कि ये बल क्या है, F है। F ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद परावैद्युतांक K2 हो जाए तो उनके मध्य स्थिर वैद्युत बल कितना होगा। तो बच्चों F2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या लिखेंगे, K2 Q1 गुणा Q2 अपॉन R², ये होगा सेकंड। क्या हो जाएगा ये, सेकंड। तो सेकंड करेंगे तो अब हमें फिर से भाग देना पड़ेगा। ये लो, ये पूरा स्टेप इससे कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, K2। तो F अपॉन F2 = K2 जाएगा कहाँ पर, ऊपर, K2 अपॉन K1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी बता दें कि ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसमें मुझे लगा ऑप्शन में मिस्टेक है फिर से, या तो टाइपिंग में दिक्कत है। अगर मैं F2 निकालूं तो F2 × K2 और F क्या हो जाएगा, K1। तो F2 = K1 अपॉन K2 × F।
ऑप्शन मिस्टेक है इसका बच्चों, इसका ऑप्शन कोई भी इस तरह का ऑप्शन नहीं है। तो K1/K2 यही ऑप्शन है, बस इसमें क्या है कि F लगा दिया जाए तो राइट है, फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन होगा। देखिए हम तो वही पढ़ाएंगे जो सही होगा और तुम्हारे सामने सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो लॉजिक है हमारे सारे क्वेश्चंस का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन की जो श्रृंखला बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए। आप ज़रूर कमेंट में टाइप करके बताएं कि सर यहाँ प्रॉब्लम रही। एक आवेश निकाय में आवेश Q1 Q2 कुछ दूरी पर है, एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है, तो आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। आवेश Q3 की प्रकृति पर निर्भर करेगा। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितनी बार कहूँ इसमें 99% बच्चे गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि हमें करना क्या है इसमें। देखिए Q1 और Q2 दो आवेश हैं, ध्यान से सुने। तो ये होगा हमारा क्या Q1 और ये होगा Q2। अब ये कह रहा तीसरा आवेश इस निकाय के निकट लाया गया। भाई Q3 आवेश को इस निकाय के निकट लाए, Q1 के निकट लाए, फिर इसे दूर कर दिया गया, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? अरे निकट लाने से आवेश पर प्रभाव नहीं पड़ते। क्या क्यों नहीं पड़ते? जब तक कि इन्हें किसी वायर के थ्रू कनेक्ट ना करा जाए। भाई मैं किसी के निकट गया तो उसका क्या धन मेरा धन बनेगा? नहीं बनेगा भाई ऐसे। भाई जब तक कि हम आपस में कुछ पैसे वो शेयर करें, मैं करूं, और वो कनेक्ट के द्वारा ही हो सकता है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। इसमें ज़्यादातर बच्चे इसीलिए मिस्टेक कर जाते हैं कि उन्हें पता नहीं होती। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी वाला राइट आंसर होगा, अपरिवर्तित रहेगा। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ इसमें। देखिए जब तक हम आवेशों को एक दूसरे से ना जोड़ें, पास लाने से कुछ नहीं होता भाई, दोनों को एक साथ जोड़ना होगा तो आवेश पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। इसके बाद क्वेश्चनों की जो श्रृंखला बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन वास्तव में ही अच्छे। दो समान आवेश QQ को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक अन्य आवेश Q' रखा गया है। ध्यान से देखो, ये है, ये Q आवेश और ये भी Q आवेश। अब इसका जो मध्य बिंदु है बच्चों वो क्या है? ये A, ये O और ये B। ध्यान से सुनो, दो समान आवेश है, एक तो A पर रखा है और एक B पर। क्या था उनका आवेश? QQ। अब मध्य बिंदु पर Q' आवेश रखा हुआ है। अगर मध्य बिंदु पर Q' आवेश है तो कह रहा तीनों आवेशों का यह निकाय संतुलन में होगा यदि Q' का मान। अब हमने बताना क्या है Q' का मान। अब आ जाइए, याद रखना ये संतुलन स्थापित हो चुका है। तो पहले निकाल लो A व B के बीच बल। ध्यान से देखा, क्वेश्चन शॉर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है। ये दूरी मान ली हमने पूरी की पूरी R। तो F = K Q1 × Q2/R² होता है, तो R²। अब इसी प्रकार आप लोग A व O के बीच बल, क्योंकि दोनों समान दूरी पर है तो ये R/2 होएगी, तो इधर की भी R/2 हो जाएगी। तो अब क्या करें? F यहाँ मान लो 1 और यहाँ 2, K Q1 × Q2/R/2²। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर आप वैल्यू रख दो, वैल्यू दी हुई है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी ना कि यहाँ Q1 की वैल्यू Q/R², ये फर्स्ट हो गई। यहाँ K
भाई Q1 क्या है यहाँ, Q1 तो आपका Q रहेगा और Q2 Q डैश रहेगा भाई। तो क्या रहेगा, Q और Q डैश अपॉन R, ये 2 जो स्क्वायर होएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 4 अपॉन R स्क्वायर, ये होगा सेकेंड। जिसको भी ज़रा सा भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बता दें, चूँकि संतुलन की स्थिति में है, अगर ये संतुलन की स्थिति में है तो बराबर रखो, F1 बराबर किसके होगा, F2 के, के क्यू मल्टीप्लाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू दे रखी है के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल, इससे एक क्यू से एक क्यू कटा और के से के कटा, तो क्यू इजकल टू क्यू डैश मल्टीप्लाई 4 और क्यू डैश निकालें तो इधर अपॉन में आ जाएगा क्यू अपॉन 4। तो अब एक बात है, या तो Q अपॉन 4 वाला आंसर राइट होगा, या तो ये राइट है या ये राइट है। बट अभी एक बात नहीं है कि चिन्ह की नहीं पता जी, किसकी नहीं पता, चिन्ह की। अब चिन्ह के मैटर में अब आपको आना है मूल क्वेश्चन पर। भाई देखें, अब ध्यान से सुना, ये बात तो मैं बहुत कम यूट्यूब चैनल वाले बताएंगे। ये हमारे जो आवेश हैं Q, इनमें लग रहा होगा प्रतिकर्षण बल, जिसकी दिशा किधर को होगी, इधर को। जो F1 बल होगा उसकी दिशा इधर को होगी, या ऐसे उधर ले सकते हैं। अगर हमने इनके बीच बल देखें F2, तो वो भी प्रतिकर्षण, तो वो क्या करेगा, असंतुलन स्थापित कर देगा। क्यों, क्योंकि F2 भी तो इधर को ही लगेगा भाई। F2 कौन सा बल है, इसके और इसके बीच में। तो अब इसको काउंटर करने के लिए, संतुलन स्थापित करने के लिए हमें बल कैसा चाहिए, कैसा बल चाहिए, आकर्षण बल। और आकर्षण बल तभी पॉसिबल है कि जब इसकी प्रकृति माइनस हो, क्योंकि वो बल इतना ही इधर को लग जाएगा तो संतुलन स्थापित हो जाएगा ना, ये समझ। तो राइट, इसमें हमें चिन्ह जो लेना है वो अपने हिसाब से ही रखना है। और वो चिन्ह क्या होगा, अब तुम्हारे समझ आ गया होगा कि सर यहाँ माइनस लगाइए आप, तो माइनस वाला राइट होगा। आंसर में ऐसे नहीं आएगा, ये तुम्हें खुद सोचना है। तो राइट आंसर विल बी ज़रूर बताएं, वो होगा आपका 2। अच्छा समझ में आया, नहीं आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते आइए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। भाई आवेश आपका कितना है, एक कूलाम। कितना है जी, एक कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें, Q इजकल टू N, और मेरे को N चाहिए तो Q अपॉन E। Q कितना आवेश, 1 पॉइंट कितना दिया है, 1 ही दिया है, सॉरी केवल 1। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता है 10⁻⁻19। पावर गई ऊपर प्लस में 19 हो जाएंगी, और यहाँ 1.6। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन क्लास में हैं या ऑनलाइन क्लास में, उन पर बहुत अच्छा कैलकुलेशन आता है। तो यहाँ से एक जीरो और ले लो, चलो 0.625 ये कटेगा, तो 0.625। और पावर कितनी है इस समय, 19। एक स्थान इधर चले जाओ, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। क्या होगा, 18। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट। तो आज की क्लास में आपने बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से मल्टीपल चॉइस को समझा। देखिए लॉन्ग वीडियो हम नहीं चाहते, तो आप सभी हमारे चैनल पर अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लें, जिससे कि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आप सभी का धन्यवाद।